अस्सलाम वालेकुम। आज हमने रियल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है, जिसका नेम है द रायमान इंडेक्स। चलिए, सबसे पहली जो बेसिक डेफिनेशन है इस चैप्टर की वो है पार्टीशन। कि पार्टीशन हमारे पास क्या होता है। ये रियल एनालिसिस में है, लेकिन इससे पहले ये बीएससी में भी पार्टीशन के बारे में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। वहां पर भी एक चैप्टर है जो कि रायमान इंटीग्रल के बारे में है। बट हम बीएससी का और एमएससी का कंबाइंड स्टडी करेंगे ताकि आपका रायमान इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन है व्हाट इज पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल। ये पार्टीशन क्या होती है। अब आपको नाम से ही जैसे लग रहा है, पार्टीशन का मतलब है कि किसी चीज को पार्टाइट कर देना, यानी उसको डिवाइड कर देना। यहाँ पर भी वही पार्टीशन का मतलब है, लेकिन इंटरवल का मतलब है कि हमने इंटरवल के एलिमेंट को पार्टाइट करना है। तो चले डेफिनेशन पढ़ते हैं। सपोज कर हमने किया कि आई हमारे पास एक इंटरवल है और उस इंटरवल में एलिमेंट ए और बी के दरमियान में है। और ये चीज याद रखिएगा कि वो जो इंटरवल है वो एक क्लोज इंटरवल। तो हमने एक लाइन ड्रॉ की, उस पर मैंने ए और बी एलिमेंट ली। मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैंने ए और बी के दरमियान में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे लिख दिए। अब जाहिर बात है कि मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ तो मैं एक जनरल बात लिखूंगी और अंदर वाले एलिमेंट्स पोस्ट करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता ए बी और उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो ये एक आर लिया, यानी हमने एक लाइन ड्रॉ की। उसमें मैंने फर्स्ट वाले को एक्स नॉट कह दिया, फिर x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn तक एलिमेंट आते जाएंगे। और मैंने कहा था कि स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंडिंग पॉइंट मेरे पास बी है। तो इस वजह से मैंने एक्स नॉट को कह दिया कि वो ए के बराबर है और एक्स एन को कह दिया कि वो बी के बराबर है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंटरवल। मैंने इसको पहले लिख दिया। अब दिस फाइनाइट सेट ऑफ पी इज कॉल्ड द पार्टीशन ऑफ द इंटरवल ए बी। यानी अब ये जो मेरे पास एक सेट बन जाएगा पी, मैं कहूंगी कि ये जो पी है ये हमारे पास क्या है, ये पी जो है ये आई की पार्टीशन है, क्योंकि मैंने ए और बी के दरमियान में एलिमेंट्स लिख दिए हैं। इसको मजीद समझने के लिए आप एक एग्जांपल देख लें। अगर आप एग्जांपल देखेंगे आपको मजीद अच्छे से समझ आ जाएगा कि पार्टीशन क्या होता है। सपोज किया कि आपके पास आई एक इंटरवल है और वो जो इंटरवल है इसमें आपके पास क्या है, दो एलिमेंट हैं। सॉरी, दो सिर्फ दो एलिमेंट्स नहीं है बल्कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट गिवन है। यानी स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास 0 और एंडिंग पॉइंट 4 है। और इसके अंदर आपको पता है 0 और 4 के दरमियान में तो बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हैं, उस चीज का तो आपको आइडिया है कि रियल लाइन पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो उसमें काफी ज्यादा एलिमेंट है। तो उसको मैं काफी तरीके से पार्टीशन कर सकती हूँ। अब मैंने एक खुद से पार्टीशन बनाई है, ये चीज याद रखिएगा। पार्टीशन बनाने का कोई भी जनरल फॉर्मूला नहीं है, जैसे हमने पिछले सब्जेक्ट्स में पढ़ा कि क्या कोई ऐसा शॉर्ट मेथड है या कोई शॉर्ट कोई फॉर्मूला है जिससे हम बता सकें कि एक इंटरवल के पॉसिबल कितने नंबर ऑफ पार्टीशंस बन सकती हैं। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि हर दो नंबर्स के दरमियान में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इस वजह से कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है कि हम बना सकें। तो अब जैसे आपने एक पार्टीशन P1 ली है, ये चीज याद रखिएगा, ये पार्टीशन एक फर्जी पार्टीशन है। आप बहुत ज्यादा पार्टीशन भी बना सकते हो, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। अब मैंने एक P1 पार्टीशन ली क्योंकि जीरो से मुझे पता था, जीरो से स्टार्टिंग है, 4 पे एंडिंग है। तो मैंने देखें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट तो मुझे पता था, मैंने सेंटर में खुद से कोई एलिमेंट लिख दिए जो कि 1 2 3 है। और ये जो 1 2 3 है ये इस पूरे आई में से भी बिलोंग कर रहा था, तो इसका मतलब ये जो पार्टीशन मैंने ली है ये बिल्कुल ठीक पार्टीशन है और इसके सारे के सारे एलिमेंट्स आई से बिलोंग करते हैं। तो मैं कहूंगी P1 मेरी जो है आई की पार्टीशन है। सिमिलरली मैंने एक और पार्टीशन ले ली, इस पार्टीशन में मैंने एलिमेंट 0 3 और 4 ले लिए, ये भी मेरे पास 0 4 की पार्टीशन है।
तो इसका मतलब ये है कि पार्टीशन के अंदर मैंने अपनी मर्जी से एलिमेंट लिखने होते हैं। बस ये चीज याद रखनी है कि वो एलिमेंट जो मेरा मेन इंटरवल है उसके अंदर से लाजमी बिलोंग करना चाहिए। और हम किसी भी इंटरवल के बहुत ज्यादा पार्टीशंस भी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ P1 और P2 दिया है, तो आप यहाँ पे और भी पार्टीशंस बना सकते हैं, P3 ले लें, P4 ले लें। और ये चीज भी आप याद रखिएगा कि अगर आपके पास कोई इंटरवल आई है, अगर आप इसकी पार्टीशन बनाएं, तो उसकी पार्टीशन में ये पूरा इंटरवल भी आ सकता है। जिस तरह हर सेट अपना सबसेट लाजमी होता है, सिमिलरली ये जो इंटरवल है ये अपनी खुद की भी पार्टीशन रखेगा। ये चीज मेन आपने याद रखनी है। और इस तरीके से अगर आप इंटरवल को लिख देते हैं, तो आप कहते हैं कि वो उसकी जो है वो क्या बन जाता है, एक पार्टीशन बन जाता है, कि आपने उस इंटरवल को पार्टाइट कर दिया है, छोटे 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 एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये है पार्टीशन का कॉन्सेप्ट। उसके बाद एक नोट याद रखिएगा, द फैमिली ऑफ ऑल सच पार्टीशन ऑफ ए बी इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए बी। तो अगर हम कोई इंटरवल, जैसे ये ए बी था, अगर इसकी पार्टीशन को हम जो है वो पी से डिनोट किया जाएगा, और साथ क्लोज इंटरवल ए बी लिखेंगे, इसका मतलब है कि वो जो आप सेट लिख रहे हो वो एक पार्टाइट सेट है। हमें पी से पता चलेगा कि जो आपने सेट लिखा होगा वो पार्टाइप सेट होगा। असल में ये इसलिए इसकी नोटेशन लिखी हुई है क्योंकि आगे अभी जब हम जाएंगे तो हम थ्योरम्स की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, और जब हम स्टेटमेंट को, जाहिर बात है हमारा मेन फोकस जो है वो स्टेटमेंट के ऊपर है। तो जब हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब आप लोग देखोगे कि इसकी जो स्टेटमेंट है उसमें उसने डायरेक्ट ये चीज लिखी होगी। तो तब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सो दैट इज वाई उसने स्टार्टिंग में नोटेशन का जो है वो जिक्र किया है। उसके बाद है सब इंटरवल्स। सब इंटरवल क्या होता है, यानी सिंपल वर्डिंग में सब पार्टीशन क्या होगा। तो उसने ऊपर वाले एग्जाम्पल मैंने मजीद लिखी ताकि आपको एक ही एग्जाम्पल के थ्रू बहुत सारी चीजें इजीली समझ में आ जाएं। तो क्या यहाँ पे उसने बताया हुआ है, उसने हमें ये बताया है कि अब अगर आपने सपोज किया, आइए आपने एक इंटरवल ले लिया और P1 आपने क्या किया, उसकी पार्टीशन ले लिया। तो सब इंटरवल्स में आप लोग क्या करोगे, सब इंटरवल्स में जो आपने पार्टीशंस बनाए हैं, अगर आप इन पार्टीशंस को छोटे 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 इंटरवल्स में डिवाइड कर दो, तब आप कहोगे कि वो जो छोटे 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 इंटरवल्स बने हैं वो मेन इंटरवल के सब इंटरवल हैं। जैसे हम ग्रुप थ्योरी में मैंने पढ़ाया था कि हम ग्रुप से सब ग्रुप बनाते हैं। जब मैंने वेक्टर स्पेस पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि कैसे वेक्टर से उसकी सब स्पेस बनती है। सिमिलरली हर इंटरवल का एक सबसेट होता है जो कि उससे छोटा होता है। तो देखिए ये मैंने कैसे बनाया था, मैंने आई लिया था, मैंने P1 एक पार्टीशन ले ली थी। मैंने क्या किया, 0 को 1 के साथ लिखा, फिर मैंने 1 को 2 के साथ लिखा, फिर 2 को 3 के साथ लिखा, 3 को 4 के साथ लिखा, यानी मैंने छोटे 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 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। अब ये जो इंटरवल्स बन गए हैं ये मेरे ओरिजिनल इंटरवल के सब इंटरवल्स हैं। यानी ये जो मैंने इंटरवल्स बनाए हैं असल में ये मैंने पार्टीशन को देख कर उसको यूज करते हुए बनाए हैं। तो ये हमारे पास सब इंटरवल की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ इंटरवल। ये सब इंटरवल की लेंथ ले लें या इंटरवल की लेंथ क्या होती है। अब लेंथ का मतलब ये होता है, मैं आपको डायरेक्ट डेफिनेशन से पहले एग्जांपल से समझाती हूँ ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो मजीद क्लियर हो जाए कि हमारे पास लेंथ जो होती है वो क्या होती है। तो अब देखें, अब आइए आपके पास वही इंटरवल है, आपने P1 एक उसकी पार्टीशन कंसीडर कर ली है, P2 भी आपने उसकी खुद से एक पार्टीशन ली है। तो हमने क्या करना है, हमने लेंथ लेनी है। तो आप खुद देखें इसके अंदर आप हर इंटरवल की लेंथ लो, देखें 0 1 भी एक सब इंटरवल था, इसकी लेंथ कितनी है 1, लेंथ का मतलब हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, यानी 1 माइनस 0 1। सिमिलरली देखिए यही बात लिखी है, अगली वैल्यू में से पिछली वैल्यू को माइनस करना है। सिमिलरली 1 में से 0 माइनस किया 1 आ गया। अब नेक्स्ट सब इंटरवल 1 2 में देखें, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, 2 माइनस 1 1। सिमिलरली नेक्स्ट सब इंटरवल में 3 माइनस 2 1, फिर 4 माइनस 3 1। तो यानी डिफरेंस 1 1 का आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो लेंथ है वो मेरे पास 1 है। सिमिलरली इसकी लेंथ चेक कर लें, अब 0 3 4 है, एक इसका सब इंटरवल ये है, दूसरा सब इंटरवल ये है, इसकी लेंथ क्या है 3 माइनस 0 3 आ गया, 4 माइनस 3 हमारे पास क्या हो गया 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हर सब इंटरवल की लेंथ है।
तो इस तरीके से अगर हमें कोई पार्टीशन गिवन हो या कोई सब इंटरवल गिवन हो तो हम उसकी लेंथ जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका फॉर्मूला यही है कि हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, क्योंकि आप देखें अगर आपके पास आर वैल्यूज हैं किसी इंटरवल में, तो एक्स आर प्लस वन माइनस एक्स आर, आपको पता है आर प्लस वन बड़ा है आर से, तो यहाँ पे भी तो यही था, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू था। तो सिमिलरली इसी तरीके से हम जो है वो लेंथ फाइंड कर सकते हैं, और लेंथ को डेल्टा से डिनोट किया जाता है। सो दैट इज वाई यहाँ पे डेल्टा की नोटेशन यूज की गई है। नेक्स्ट मेरे पास है डार्बोक्स सम। डार्बोक्स सम दो तरह के होते हैं, एक होता है लोअर डार्बोक्स सम, एक होता है अपर डार्बोक्स सम। और अगर हमारे पास लोअर डार्बोक्स सम भी हो अपर डार्बोक्स सम भी हो, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि जो हमारा सम है वो सिंपल डार्बोक्स सम है, यानी सिर्फ डार्बोक्स सम है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि लोअर डार्बोक्स सम क्या होता है। सम से ही पता चल रहा है कि हमने क्या करना है, हमने वैल्यूज को ऐड करना है हमें। तो इसका फॉर्मूला होता है लोअर डार्बोक्स सम का कि समेशन एम आर डेल्टा आर। डेल्टा आर अभी आपने पढ़ा, लेंथ ऑफ सब इंटरवल थी। एम आर का आपको पता है, अगर आपने मेरी स्टार्टिंग वाली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता है एम आर का मतलब होता है इनफीमम, और कैपिटल एम का मतलब होता है हमारे पास सुप्रीमम। तो ये चीज याद रखिएगा, स्मॉल एम हमेशा क्या कहलाएगा, इंफीमम कहलाएगा, और जो कैपिटल एम है वो हमेशा सुप्रीमम कहलाएगा। और डेल्टा लेंथ को शो कर रहा है, समेशन का मतलब है वैल्यूज को ऐड करना है। डायरेक्ट डेफिनेशन समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ, ताकि आपको डेफिनेशन में जो इंग्लिश लिखी हुई है, जो वर्डिंग यूज की गई है वो समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इंटरवल दिया है कि एक्स बिलोंग करता है 0 से 4 में। खुद से आपने एक पार्टीशन ले ली है, ठीक है, आपने इसके सब इंटरवल्स बना लिए हैं I1 I2, पिछले वाले एग्जांपल की तरह। अब आप देखो इसके अंदर आप M1 भी निकालोगे डेल्टा वन भी निकालोगे, इधर M2 भी निकालोगे डेल्टा टू भी निकालोगे। तो मैं सिंपल क्या करती हूँ, मुझे पता है M जो है मेरा कितनी बार जा रहा है, M की वैल्यू 2 होगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास कितने इंटरवल्स बन रहे हैं, मेरे पास सिर्फ दो इंटरवल्स बन रहे हैं। सो दैट इज वाई M की वैल्यू 3 है। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर किसी पार्टीशन में 3 एलिमेंट्स हैं तो जो आप यहाँ पे एम यूज करोगे वो हमेशा एक कम होगा। इसलिए कम होता है क्योंकि आप लेंथ लेते हो। सो दैट इज वाई आपके पास एक इंटरवल जो है वो कम हो जाता है। तो एम की जगह आपने 3 पुट किया। अब आप M3 होगा तो आर की वैल्यू 1 होगी और 2 होगी। तो इस वजह से आप M1 डेल्टा वन लिखोगे प्लस M2 डेल्टा टू लिखोगे। तो देखिए मैंने सिंपल M1 डेल्टा वन और M2 डेल्टा टू लिख दिया। फिर आपने क्या करना है, आपने अब इसकी वैल्यू ली है। आपको चाहिए M1 डेल्टा वन और आपको चाहिए M2 डेल्टा टू। अब आपको पता है M1 जो है वो हमारे पास क्या है, इनफीमम है। और किसका इनफीमम है, सिर्फ और सिर्फ इस इंटरवल का इनफीमम है। और जो ये 2 वाली वैल्यूज है ये सेकंड वाला इंटरवल का जो है वो इनफीमम होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट वाले इंटरवल के लिए चेक करना है। तो इसमें आपको पता है M1 क्या होता है, इनफीमम होता है। और आपको इनफीमम निकालना मैंने अच्छे से सिखाया भी था कि जो लोअर वैल्यू होती है वो इनफीमम कहलाती है। मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, अच्छे से मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी बताया हुआ। तो जो इनफीमम है इस टाइम पे वो 0 होगा, तो यहाँ पे मैंने M1 को 0 रख दिया। और डेल्टा वन का मतलब क्या है, इस इंटरवल की लेंथ लेनी है, और इसकी लेंथ क्या है, 3 - 0 3 हो गया। तो इसका मतलब इसकी जगह पे देखिए मैंने 3 लिख दिया। सिमिलरली M2 को मैंने देखा, M2 मेरे पास यहाँ पर क्या है, इनफीमम है। इनफीमम मेरे पास क्या है, 3 है, मैंने 3 लिख दिया। डेल्टा टू इसकी लेंथ है, 4 में से 3 गया 1 आ गया। सिंपल, जब आप इसको सॉल्व करोगे आंसर 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो मेरे पास लोअर डार्बोक्स सम है उसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। अब ये चीज याद रखिएगा, इसको लिखने की नोटेशन है एल। एल जो है वो लोअर को शो करता है, यानी लोअर डार्बोक्स सम। पी का मतलब है कि मैंने एक पार्टीशन को यूज करते हुए काम किया था। और एफ फंक्शन का मतलब ये है कि मैंने इसके अंदर अपने फंक्शन को यूज किया था। तो ये मेरे पास किसकी डेफिनेशन होगी, लोअर डार्बोक्स सम की डेफिनेशन है। अब सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक अपर डार्बोक्स सम आ जाएगा। अब अपर डार्बोक्स सम में भी आप लोग देखोगे कि यही बात होगी, और फंक्शन भी हम यही यूज करेंगे। अब देखें, अक्सर बच्चों के माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि फंक्शन तो हमने यूज नहीं किया।
देखो इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करो, एक्स की जगह पे 0 पुट करो, फिर 1 2 3 4, यानी इंटरवल की वैल्यूज उठवा के क्वेश्चन में पुट करते हो, तो 0 1 2 3 4 आ गया आपके पास, ठीक है। अब यानी रियल लाइन पे आपके पास ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, 0 1 2 3 4 आ गया। फिर आपने इसमें से एक सबसेट पार्टीशन का पिक किया था, और बाकी सारा काम आपने पार्टीशन पे किया था। तो यानी कि मुझे जो मेन इंटरवल मिला था, यानी कि जो मैंने एलिमेंट्स पिक किए थे पार्टीशन के, वो मैंने अपने ओरिजिनल इंटरवल को देखते हुए फंक्शन में वैल्यूज पुट करी थी, और पुट करने से मुझे पॉइंट्स मिले थे। तो इस वजह से फंक्शन का काम हमारे पास ये होता है। यहाँ पे मैंने इसलिए शॉर्ट में लेके, क्योंकि हमें पता है कि एक्स की वैल्यूज जो इंटरवल में दी है वही आएंगी, और तो कुछ नहीं आएंगी। तो ऊपर वाली डेफिनेशन भी देख लें लोअर डार बॉक्स सम की, वही देखें सेम, इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लिखा गया है। वेयर एम आर इज द इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स इन द सब इंटरवल, ये हमारे पास उसको सब इंटरवल था, और इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, वही बात लिखी हुई है। और अपर डार बॉक्स सम में बस सेम सब कुछ रहेगा, चेंज क्या होगा, सुप्रीमम आ जाएगा। जो लोअर है उसमें स्मॉल एम आएगा, और जो हमारे पास सुप्रीमम आ जाएगा यानी अपर डार बॉक्स सम है, उसमें कैपिटल एम आ जाएगा, यानी सुप्रीमम आ जाएगा। बाकी पूरा का पूरा सेम है, कोई फर्क नहीं है। और नोटेशन में हमारे पास यू आ जाएगा, क्योंकि हम अपर का जिक्र कर रहे हैं। देखिए सेम वही फॉर्मूला है, बस आपने सुप्रीमम चेंज करना है। और आपको पता है कि इसमें अगर मैं सुप्रीमम देखूं तो बड़ी वैल्यू वैल्यू होगी, इसमें सुप्रीमम 4 है। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, सिंपली वैसे ही फॉर्मूला है, वैल्यूज को ऐड करना, कैलकुलेट करना। बस नोटेशन में फर्क है कि यू हम यूज करेंगे अपर के लिए। तो ये था हमारा अपर डार्बोक्स सम एंड लोअर डार्बोक्स सम। अब हम ऐसा करते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एफ कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, और पीयूसी का कोई भी पार्टीशन है, और हम उसके इंटरवल्स ले लेते हैं, तो बस अब इन इंटरवल्स की हम सब इंटरवल्स बनाते हैं, और अपनी जो मेन डेफिनेशन है लोअर डार्बोक्स सम की और अपर डार्बोक्स सम की, वो अप्लाई करते हैं। अब हम आते हैं राइमान इंटेग्रल के ऊपर, जो कि हमारे इस चैप्टर की जान है और हमारा मेन कॉन्सेप्ट। इसको आपने ध्यान से पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट है राइमान इंटेग्रल, और काफी जगह पे ये यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं राइमान इंटेग्रल के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि सिंपल इंटेग्रल और राइमान इंटेग्रल में क्या डिफरेंस है। अक्सर औकात हमें इंटेग्रल जो है वो बहुत ज्यादा टफ दे दिया जाता है। इन अक्सर औकात इस तरीके से होता है कि हमारे पास जो इंटेग्रल होता है उसका ग्राफ प्लॉट नहीं हो रहा होता। अब आपको इस चीज का पता होगा कि इंटीग्रेशन क्यों यूज की जाती है। इंटेग्रल इज यूज टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। कभी कभी ऐसे होता है कि हम अपनी कर्व का एरिया फाइंड नहीं कर पा रहे होते, तो अब इंटीग्रेशन हमें ये बताती है कि आप अपने कर्व का एरिया फाइंड कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये अराइज है कि क्या, अगर हम किसी कोई इंटेग्रल दी है, क्या हम उसकी कर्व ड्रॉ करके उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अक्सर औकात हम कैलकुलेट, आप लोगों ने तो ये पढ़ा होगा कि हम इंटेग्रल को बस एरिया कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो इसका मतलब ये है कि उसका एरिया कैलकुलेट हो गया। लेकिन अक्सर औकात ड्रॉ करने में मुश्किल हो जाती है, तो उस ड्राइंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम रहमान इंटेग्रल यूज करते हैं। तो रहमान इंटेग्रल उस इंटीग्रेशन का लिया जाता है जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम टफ हो जाती है जिसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे होते, तो उसके लिए हम राइमान इंटेग्रल यूज करते हैं हम। अब ये चीज याद रखिएगा कि हर जो राइमान इंटेग्रल होता है वो सिंपल इंटेग्रल होता है, लेकिन जो सिंपल इंटेग्रल होता है वो मे और मे नॉट भी राइमान इंटेग्रल होता है। ये इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे जाते हैं, और इसका रिलेशनशिप बाकियों के साथ स्टडी करते हैं। तो पहले आप समझ लें कि राइमान इंटेग्रल क्या होता है। राइमान इंटेग्रल में भी डार्बोक्स सम की तरह अपर राइमान इंटेग्रल और लोअर राइमान इंटेग्रल का जिक्र आता है, और इसकी डेफिनेशन में भी हम डार्बोक्स का वर्ड यूज करेंगे। आप मेन चीज आपकी फॉर्मूला समझना है। लोअर लोअर राइमान इंटेग्रल में देखें, वही लोअर डार्बोक्स सम आप करोगे, और जब आप लोअर डार्बोक्स सम में से सुप्रीमम निकाल लो अगर, तो इससे जो आपके पास एलिमेंट आएगा, जो भी सेट में नंबर आएगा, वो जो नंबर होता है वो हमारे पास लोअर राइमान इंटेग्रल कहलाता है। अब इसको मैं जरा सिंपल वर्डिंग में समझा दूं। अब आप खुद देखो, आपने यहाँ पर पार्टीशन की थी, आपने सिर्फ एक पार्टीशन उठाई, आप और भी तो पार्टीशन उठा सकते हो। आप 0 4 ले लो जस्ट पार्टीशन में, आप पार्टीशन में 0 1 4 ले लो,
आप पार्टीशन में 2 3 4 ले लो, आप पार्टीशन में 3 4 ले लो, आप बहुत ज्यादा एलिमेंट्स ले सकते हो। तो यानी अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है, मैंने उसकी सारी की सारी पार्टीशंस ले लूं और उन सारी की सारी पार्टीशंस का ये डरबॉक्स सम निकालूं। और जब मैं डरबॉक्स सम निकालूंगी तो आपको पता है डरबॉक्स सम में तकरीबन 6 से 7 नंबर इस तरह के आ जाएंगे। और वो जो 6 7 नंबर आएंगे, अगर मैं उनमें से सुप्रीमम देख लूं कि कौन सा बड़ा नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 3 4 5 6 आ रहा है मेरे पास, तो मैं उसमें जो 6 होगा जो कि सुप्रीमम है, तो वो मेरे पास क्या कहलाता होता है, वो मेरे पास उसका लोअर राइमान इंटेग्रल कहलाए। ठीक है। तो ये डेफिनेशन हमारे पास है लोअर राइमान इंटेग्रल की। और उसकी नोटेशन ये है, सिंपल इंटेग्रल होता है, ए बी भी होता है, लोअर में बस नीचे बेस में एक बार लगा देते हैं ताकि वो लोअर को शो करे। तो ये लोअर हो गया। और अपर में हम अपर पे जो है वो बार लगा देते हैं। और नोटेशन का थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि इन्फीमम आ जाता है। अगर आपको याद हो पीछे आपने जब लोअर डार्बोक सम पढ़ा था, तो लोअर डार्बोक सम में आपने एल यूज किया था। एल का मतलब ये था कि आपने वहां पर क्या यूज किया था, इन्फीमम लिया था। लेकिन यहाँ पे आप सुप्रीमम लोगे। ये चीज याद रखनी है, इसका साइन और इसका साइन ऑपोजिट है, सेम नहीं है। और सिमिलरली अपर में आपने कैपिटल एम लिया था, सुप्रीमम लिया था, बट जब आप रहमान में जाओगे तो आप इन्फीमम लोगे, यानी ये दोनों ऑपोजिट साइन के होंगे। एक इन्फीमम है तो दूसरा सुप्रीमम है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। बाकी इंग्लिश में वही बात लिखी हुई है कि जो लोअर राइमान इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स ए बी पे है, तो उसका अगर हम सुप्रीमम ले लेते हैं एल एफ पी का अपनी पार्टीशन के ऊपर, तो उसका फॉर्मूला ये है और उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अब राइमान इंटेग्रल क्या होता है, अगर कोई भी इंटेग्रल जो है वो उसका लोअर इंटेग्रल और अपर राइमान इंटेग्रल इक्वल हो जाए, तो हम कहते हैं कि ऐसा जो इंटेग्रल है वो राइमान इंटेग्रल कहलाता है। अब ऐसा करते हैं, इसको एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उसने एग्जाम्पल दिया, उसने क्या है कि बताओ ये जो 1 2 लिखा हुआ है, 1 की वैल्यू 0 से 1/2 के दरमियान में रिवॉल्व कर रही है, और 2 की वैल्यू 1/2 से 1 के दरमियान में रिवॉल्व कर रही है। तो उसने क्या है कि बताओ ये आपके पास रहमान इंटेग्रल है कि नहीं है, और आपको पता है कि आपको एक पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने बस इसमें रहमान इंटेग्रेबल चेक करना है। तो आप कैसे चेक करोगे, सबसे पहले आपने खुद से माइंड में जो है इस चीज का सेटअप बनाया कि आपने पहले पार्टीशन करनी है। जाहिर बात है, हाँ पार्टीशन के चैप्टर पे हैं तो पार्टीशन तो करनी पड़ेगी। अब जो बच्चों को प्रॉब्लम फेस आती है, इसके अंदर जो सबसे मेन काम है वो सही और एग्जैक्ट पार्टीशन बनाना है। क्योंकि हर कोई पार्टीशन पे फंस जाता है, उसको पार्टीशन समझ नहीं आती। जब आप ये मेरे नोट्स वाले क्वेश्चंस कर लेंगे, आपको ना थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि पार्टीशन किस तरीके से सपोज की जाती है। ये सारी फर्जी वैल्यू होती है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। वरना आप ये ना कहें कि शायद ऐसा कोई फॉर्मूला हो कि हमें जिससे पता चल जाए पार्टीशन कैसे बनती है। तो कोई फॉर्मूला नहीं है, पार्टीशन आप खुद से लेट करते हो। और आप वो पार्टीशन लेते हो जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको अच्छी लगे। तो अगर कोई बच्चा पहली बार कर रहा है, जारी बात है वो सही से पार्टीशन लेट नहीं कर पाएगा, वो क्वेश्चन गलत कर देगा। सो अगर आपने कुछ एग्जांपल इसकी सॉल्व की होंगी, तो आपको इजीली माइंड में आइडिया हो जाएगा कि कैसे पार्टीशन जो है वो लेट की जाती है। तो मैंने जो है 0 से 1 इंटरवल था, तो मैंने देखे 0 से 1 के दरमियान में दो नंबर ले ली हैं, यानी मैंने इसकी पार्टीशन कर ली है। ये मैंने 4 एलिमेंट्स की एक सूटेबल पार्टीशन ली है। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, इसका अपर निकालना है और लोअर निकालूंगी। और अगर ये दोनों मेरे पास बराबर नहीं आएंगे, तो तब मैं कहूंगी कि ये मेरे पास रहमान नहीं है। एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप इसका अपर डायगोनल सम या लोअर डायगोनल सम, इसका भी सुप्रीमम, सॉरी इसका इन्फीमम ले लो, इसका सुप्रीमम ले लो, तो जाहिर बात है अगर ये और ये बराबर नहीं है, ये और ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब अगर मैं इसका इन्फीमम ले लूँ, इसका सुप्रीमम ले लूँ, वो भी बराबर नहीं होगा। ये सारी बात है। अगर एक चीज स्टार्टिंग से ही इक्वल नहीं है, तो आगे मैं उसको जितना भी सॉल्व करूँ वो इक्वल नहीं आएगी। तो मैंने इसका पहले अपर डार बॉक्स सम निकाला। अपर डार बॉक्स सम का फॉर्मूला आपको पता था, ये फॉर्मूला है। आपको पता था कि इसके सब इंटरवल 3 बनेंगे सिर्फ, क्योंकि एक इंटरवल, सेकेंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल बन गया। तो इसके जो है वो मैक्सिमम कितने इंटरवल्स बने, 3 इंटरवल्स बने। फिर वो जो 3 इंटरवल्स बने थे इसके, उसमें मैंने जो है आई को वैल्यूज दी, ये मेरे पास बन गया। डेल्टा x1 का मतलब है इंटरवल, आपका पहला वाला इंटरवल है। इंटरवल डेल्टा x1 को x1 माइनस x0 भी लिख सकते हैं। इस चीज का तो आपको आइडिया होगा ही कि इंटरवल को ऐसे लिख सकते हैं।
फिर मैंने M1 लिखा, पहला इंटरवल 0 से 1 3 का था, मैंने 1 3 लिखा, प्लस M2 किया, सेकेंड इंटरवल 1 3 से 2/3 का था, मैंने वो लिखा, प्लस M3 करके अगला इंटरवल जो है मेरे पास ये था, मैंने इसको लिखा। मैंने सिंपल इसको माइनस किया, जैसे हम डिस्टेंस निकालते हैं वो लेंथ निकालते हैं, वो सिंपल हो गया। अब आपने M1 M2 M3 निकालना है, यानी आपने हर इंटरवल का सुप्रीमम लेना है। तो मैंने इसका सुप्रीमम लिया, आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू सुप्रीमम 1/3 है, इधर 2/3 है, इधर 1 है। तो मैंने सिंपल वैल्यू ली और एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो आंसर मेरा आ गया 2/3। सिमिलरली लोअर के लिए किया, सब कुछ सेम होगा, बस स्मॉल M1 M2 और M3 आ जाएगा। और आपको पता है इस इंटरवल में इनफिमम 0 है, इधर 1/3 है, इधर 2/3 है। सिंपल कैलकुलेट किया तो 1/3 आ गया। आपने देखा ऊपर वाली वैल्यू इसके बराबर नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो रायमान इंटेग्रल नहीं है। अगर इक्वल आ जाता तब आप कहते हैं कि फंक्शन रायमान इंटेग्रल है, लेकिन अगर नहीं है तो आप कहोगे कि वो रायमान इंटेग्रेबल फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम की एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन सी दिया हुआ है और आप इसका रहमान इंटेग्रेबल निकालो, तो इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जो है वो सी ऑफ बी माइनस सी। ये सिंपल इंटेग्रल आप देख रहे हो है, एफ ऑफ एक्स सी था, कांस्टेंट आ गया। नेक्स्ट आपको पता है कि कोई वैल्यू नहीं दी हुई तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, वही एक्स होगी, और एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ गया, तो बी माइनस सी। सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट है इसकी, ये एक एग्जांपल लिखी हुई है, तो आपने इसको सॉल्व करना है। इसमें उसने हमें एक पीस वाइज फंक्शन दिया है, जिसमें उसने कहा है कि 1 इफ एक्स इज इरेशनल, 0 इफ एक्स इज रैशनल। यानी उसने जनरल सा हमें एक रियल लाइन दे दी है। तो आपने क्या करना है, आपने भी इसको जनरल तरीके से ही सॉल्व करना है। आपने क्या किया, आपको पता है आपने इसका अपर डायगोनल और लोअर डायगोनल निकालना है। जब आपने उसका सिंपल फॉर्मूला लिखा, आपको पता है कि आपके पास वैल्यू में जो सुप्रीमम है वो सिर्फ 1 गिवन है, इनफीमम आपके पास 0 गिवन है। ठीक है, क्योंकि 0 1 इंटरवल था तो हमने जो है वो इसके स्टार्टिंग वाली वैल्यू को इनफीमम ले लिया, और जो बड़ी वैल्यू थी हमने उसको 1 ले लिया, यानी सुप्रीमम हमने इसका 1 कंसीडर कर लिया। फिर आपने क्या किया, सिंपल जो आपने फॉर्मूला लिखा हुआ था वहां पे आपने एम आई जो है वो 1 है, आपने उसकी जगह 1 लिखा। स्मॉल M I 0 है, तो इसका मतलब ये अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास 0 ही आ जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं थी। उसके बाद आपने अपर वाले में डेल्टा एक्स आई की वैल्यू रखनी है, क्योंकि आपको सिर्फ एक इंटरवल दिया है, बाकी आपको पता है कि हर दो नंबर्स के दरमियान में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स एंड इरेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। सो दैट इज वाई आप इसकी पार्टीशन के हिसाब से इसको नहीं करोगे, आपने उसकी पार्टीशन यही वाली ही रहने दी। फिर आपको पता है कि 1 - 0 आपके पास क्या होता है, 1 होता है। तो बी में से ए गया, यानी 1 में से 0 गया, 1 आ गया। तो आपको पता है कि अपर आपके पास 1 निकल गया, लोअर आपके पास 0 है, दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब अपर रायमान इंटेग्रल और लोअर रायमान इंटेग्रेबल इक्वल नहीं है। सो इट मीन्स ये हमारे पास रायमान इंटेग्रेबल नहीं होगा। अब सिमिलरली अब हम जाने लगे हैं रायमान स्टेल्जीज इंटेग्रल के ऊपर। पहले हमने पढ़ा था रायमान इंटेग्रल, ये है रायमान स्टेल्जीज इंटेग्रल। दोनों में फर्क अभी आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा पहले डेफिनेशन पढ़ लेंगे क्या होता है, फिर आपको समझ आ जाएगा। अब ये चीज देखिएगा, सिंपल मैं इतनी सारी इंग्लिश लिखने के बजाय आपको जो है उर्दू में सिंपल वर्डिंग में बताती हूँ कि दोनों में फर्क क्या है। देखें, जो रायमान स्टेल्जीज इंटेग्रल होता है उसमें आप एक न्यू फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाते हो, अल्फा। हर जगह पे अल्फा ही लिखा जाता है, आप जो भी टेक्स्ट बुक पढ़ो। अल्फा आपके पास एक फंक्शन होता है और ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, अब होता ये है असल में कि आपको जो प्रॉब्लम दी होंगी सॉल्व करने के लिए, उसमें देखें जैसे ये लिखा हुआ है 0 से 2 x स्क्र डी एक्स स्क्र, यानी ये जो एंड में आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा अल्फा है। और अल्फा यहाँ पर आपको क्या गिवन है, एक्स स्क्र गिवन है। यानी आपको एंड में एक फंक्शन दिया हुआ होगा जो कि अल्फा के तौर पे काम कर रहा होगा। और सिमिलरली इस एग्जांपल में भी देखें, डी के बाद एक्स स्क्र लिखा हुआ है,
तो यानी डेरिवेटिव के बाद आपके पास एक फंक्शन आएगा अल्फा, आपने उस अल्फा का भी डेरिवेटिव लेना होगा। सिमिलरली देखिए ये लिखा हुआ है डी एक्स माइनस एक्स, ये एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा हुआ है। तो देखिए डेरिवेटिव के बाद भी एक फंक्शन यूज किया गया है जो कि अल्फा फंक्शन है और ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये हमारे पास था रायमान्स डिफरेंशियल इंटीग्रल। जबकि सिंपल जो रायमान इंटीग्रल था उसमें आपको यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल ही दिया हुआ था, फंक्शन नहीं था। बट यहाँ पर ये एक फंक्शन है। तो इसको सॉल्व करने का मेथड ये होता है, आपके पास जाहिर बात है प्रॉब्लम्स ही आएंगी सॉल्व करने के लिए। ऐसे कोई इंटीग्रल दिया होगा, फिर ए बी सी डी में ऑप्शन होगा आंसर के साथ कि कौन सा नंबर आपके पास करेक्ट है। तो देखें 0 से 2 सेम हो गया, एक्स स्क्र आ गया। डी एक्स स्क्र का मतलब ये है कि आपने एक्स स्क्र का डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x dx आ जाएगा। तो देखिए इसका डेरिवेटिव आ गया 2x dx। फिर सिंपल इसको आपको पता है इंटेग्रल कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल सॉल्व किया आंसर मेरे पास 8 आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट में आपको दिया हुआ एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है उसको जरा गौर से समझिएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं। एज ए शॉर्ट ट्रिक इसको आप समझ सकते हो कि आपको लिखना नहीं पड़ेगा, जबानी आप लोग बता सकते हैं। देखो ये आपको दिया हुआ है 0 से 2 तक, ठीक है। 0 से 2 दिया हुआ है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इसको इंटीजर्स की पार्टीशन में डिवाइड करना है। तो आपने इसको तोड़ा और लिखा 0 से 1 एंड 1 से 2 लिखा। यानी आपने सेंटर में क्या ऐड किया, 1 ऐड किया। आपने इसको पार्टाइट कर दिया। वो इसलिए पार्टाइट किया वो मैं आपको भी बताती हूँ क्यों हमने इस तरीके से किया था। अच्छा देखें, पहले सपोज करें आपने ये कर लिया और अंदर वाली वैल्यू आपको पता है हर जगह पे सेम आ जाती है। हमने क्या करना है, हमने इसकी क्या करनी है, इंटीग्रेशन लेनी है। तो इसकी इंटीग्रेशन के लिए आप करोगे कि आपको एक चीज का पता है कि जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो हमेशा वैल्यू लोअर वाली ही पुट की जाती है, यानी 0 इसके अंदर इंक्लूड है। सिमिलरली इसमें 1 इंक्लूड होगा, ठीक है। अब अगर आप x में जो वैल्यू भी पुट करो, समझे x में 0 पुट करो, आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसमें 0.6 पुट करते हो तब आपके पास क्या आ जाएगा, तब भी आपके पास 0 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप 0.9 पुट करो तब भी आपके पास क्या आएगा, आपके पास जो है वो 0 आ जाएगा। यही तो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट करूँ वो मेरा आंसर किसको अप्रोच करता है, 0 को अप्रोच करता है। ये आपने माइंड में सोची है बात, तो ये पूरी चीज ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। तो देखिए मैंने इसकी जगह पे 0 लिख दिया। प्लस करके अब है 1 से 2 इंटरवल की बारी। इसमें हमेशा क्या आएगा, इसमें हमेशा 1 आएगा। अब देखो x की जगह पर अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ तो 1 आएगा। 1.1 पुट करूँ तब भी 1 आएगा। 1.2 पुट करूँ, 1.3 पुट करूँ, 1.4 पुट करूँ, आंसर हमेशा 1 आएगा। तो मैंने इस पूरे की जगह पर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। बाकी सेम की सेम चीज वैसे की वैसे लिखी रह गई, क्योंकि ये तो खत्म हो गया था 0। अब मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो सिंपल 1 तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो अब मैंने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया तो आ गया 2x dx। सिंपल इंटीग्रल के प्रोसीजर से मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल में अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स डी एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस एक्स दिया हुआ। अब इसका मतलब आपके पास दो तरह के अब वैल्यूज आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम जो है वो इंटेग्रल का प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। अगर आपको कुछ याद हो तो उसमें कैसे करते थे, एक फर्स्ट फंक्शन करते थे, एक को सेकंड फंक्शन कंसीडर करते थे। और पहला फंक्शन देखिए मैंने एज दिस लिख दिया, दूसरे की इंटीग्रेशन ली माइनस इंटेग्रल लिख के इस वाले फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव लिया और इंटेग्रल करके सेकंड फंक्शन लिख दिया। ये सिंपल जो सेकंड ईयर की बुक में इंटेग्रल का फॉर्मूला है ये वही लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। आपने सिंपल क्या किया, आपने इसको पहला फंक्शन कंसीडर किया, इसको दूसरा वाला फंक्शन कंसीडर किया, ठीक है। और आपने क्या किया, इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई कर रहे हो। ये पहली चीज है और ये पूरी की पूरी दूसरी चीज है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड। अब समझे ये एफ ऑफ एक्स है, दूसरा जी ऑफ एक्स है। आपने सिंपल जो है बस वैल्यू लिखी है। एफ ऑफ एक्स की जगह आपने एफ ऑफ एक्स को एक्स कंसीडर किया था, देखिए एक्स आ गया। और जी ऑफ एक्स को आपने जो है वो यहाँ पे लिखा। अब देखो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है डी एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब डेरिवेटिव साथ आएगा। तो डेरिवेटिव उस इंटीग्रेशन से हो जाएगा कैंसिल,
और जी ऑफ एक्स की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। लिमिट 0 से 3 है वो सेम टू सेम आ गई, माइनस इंटेग्रल आ गया ये वाला देखें। फिर आपने क्या किया, आपने लिखा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स क्या था, एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या है, 1 है। देखिए 1 मैंने नहीं लिखा, खत्म हो गया। नेक्स्ट में इंटेग्रल जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है। अब मैं इसका इंटेग्रल लूंगी तो इंटेग्रल डेरिवेटिव के साथ खत्म हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से खत्म हो गई, ये चीज बच गई। ये इंटेग्रल तो ये मेरा होल वाला इंटेग्रल है ना, ये तो ये इंटेग्रल है, दूसरा इंटेग्रल जो है वो इस डेरिवेटिव से खत्म हो गया है। अब मेरे पास ये फंक्शन बच गया डीएक्स। अब तो बिल्कुल ही सिंपल बन गया, अब तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपने क्या किया, आपने बस सिंपल इसमें लिमिट पुट की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सिमिलरली इसको मैंने आपको बताया था कि हम इसको तोड़ देंगे, स्प्लिट कर देंगे। तो इसको जब तोड़ा, मैंने इसको स्प्लिट किया, ये पूरी चीज 0 के बराबर हो जाएगी, तो ये रकम बच जाएगी मेरे पास 0। अब इसको उसी तरीके से किया मैंने, इसके ऊपर अलग इंटेग्रल लिया, इसके ऊपर अलग इंटेग्रल लिया, देखिए मैंने इसको सेपरेट सेपरेट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने देखा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था और लिमिट 0 से 3 थी। मैं बिल्कुल पीछे वाले एग्जाम्पल की तरह इसको तोड़ दूंगी, इस इंटरवल को। मैंने दरमियान में देखे यहाँ पे जब इसको तोड़ूंगी, तो मैंने देखे 1 1 ऐड किया और 2 2 ऐड करके मैंने इसको तोड़ दिया 0 से 3 में, तो ये टूट गया। सिमिलरली पीछे में जैसे किया था, इधर 0 था तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये 1 था अब इधर 1 आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। और इधर हमारे पास 0 से 3 सिंपल एक्स है, इसकी सिंपल से मैंने इंटीग्रेशन लेके इसको जब सॉल्व किया तो 3/2 हुआ। अब सिंपल तो आप एलसीएम वगैरह ले सकते हो, इसमें तो मुश्किल नहीं। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, आप ऐसे फंक्शन को, ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, ऐसे इंटीग्रल को सॉल्व करते हो जिसमें डेरिवेटिव के बाद भी डबल फंक्शन दिया जाता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सिर्फ यही एक मेथड है जो कि रायमान स्ट्रेटजीज है। अब नेक्स्ट में हम देखने लगे हैं कि रायमान स्ट्रेटजीज में और सिंपल जो रायमान इंटीग्रल है उसमें क्या डिफरेंस है। जो सिंपल आपने रायमान इंटीग्रल पढ़ा था उसमें फंक्शन को आप सिंपल इंटीग्रल के तौर पे लिख रहे थे, कोई गड़बड़ नहीं हो रही थी, बिल्कुल सिंपल था। और जब आप रायमान स्ट्रेटजीज की बात कर रहे थे, रायमान स्ट्रेटजीज में आप यहाँ पे डेरिवेटिव के बाद अल्फा ले रहे थे, और अल्फा भी आपके पास एक फंक्शन था। अल्फा आपके पास क्या था, अल्फा आपके पास जो था वो एक फंक्शन था। तो ये रायमान स्ट्रेटजीज में था। सिंपल रायमान में आपके पास इधर एक्स एक वेरिएबल होता है, जबकि रायमान स्ट्रेटजीज में आपके पास एक अल्फा एक मोनोटोनिक फंक्शन आपको दिया जाता है। और अब इसको चेक करने का भी मेथड है कि जैसे ये मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, इस एग्जांपल में सिंपल आप इसका रायमान भी निकाल लो और रायमान स्ट्रेटजीज भी निकाल लो। सिंपल इंटीग्रल इसका लिया 2 आ गया, जब मैंने रायमान स्ट्रेटजीज निकाला तो मैंने डेरिवेटिव के बाद एक सेकंड फंक्शन यूज किया था जो कि एक्स स्क्वायर था, तो मैंने एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया तो मेरे पास वैल्यू ये आ गई। तो मैंने जब दोनों को कंपैरिजन किया तो मैंने देखा कि मेरे पास जो रायमान स्ट्रेटजीज इंटीग्रल है वो किस पे डिपेंड करता है, अल्फा की वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करता था, और एफ पे डिपेंड कर रहा था, ए वी पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन जो सिंपल रहमान स्ट्रेटजीज था वो सिर्फ, जो सिंपल रहमान था सॉरी, वो सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा था, वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, और ये अल्फा के ऊपर भी डिपेंड कर रहा था। ठीक है, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये चीज भी याद रखिएगा कि हर जो हमारे पास रहमान स्ट्रेटजीज इंटीग्रल होता है उसको, अगर उसका फंक्शन आपके पास अल्फा डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूअस है तो वो हमेशा रहमान इंटीग्रल होता है। ठीक है, लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ और रहमान स्ट्रेटजीज है, तब वो हो सकता है कि वो रहमान इंटीग्रल ना हो। ये इन दोनों के दरम्यान में रिलेशनशिप है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है रिफाइनमेंट की, कि किसी पार्टीशन के अंदर रिफाइनमेंट क्या चीज होती है, इसको आपने ये करना याद रखो। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं रिफाइनमेंट की। सपोज किया कि आपके पास पी स्टैटिक एक पार्टीशन है अपने इंटरवल ए बी के अंदर। अब किसी भी पार्टीशन की रिफाइनमेंट का मतलब ये होता है कि आप उस पार्टीशन से एक न्यू पार्टीशन बनाओ। अब जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से ही समझा देती हूँ जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। एक इंटरवल दिया हुआ है, मैंने खुद से पी पार्टीशन ली थी, मैंने एक पी स्टेरिक पार्टीशन ली है। ये जो पी स्टेरिक पार्टीशन है इसमें मैंने पी के सारे एलिमेंट्स लिखने के अलावा इसमें मैंने इसके अंदर वाले कुछ पॉइंट्स वाले नंबर्स और ऐड कर दिए हैं। तो ये जो है ये इसकी क्या है, रिफाइनमेंट है, यानी पी स्टार इज द रिफाइनमेंट ऑफ पी। और पी जिसे आपको पता है सबसेट है पी स्टार का, क्योंकि इसमें कम एलिमेंट्स इसमें ज्यादा एलिमेंट्स हैं। तो आपको देख के पता चल रहा है कि पी जो है वो पी स्टेरिक का सबसेट है, तो इसलिए पी स्टेरिक जो है वो रिफाइनमेंट है पी की। ओके, डन हो गया यहाँ पे। ऊपर जो इंग्लिश में लिखा है वो यही रिफाइनमेंट की बात लिखी हुई है कि अगर आप दो रिफाइनमेंट ले लेते हो तो पी हमेशा सबसेट होता है पी स्टेरिक का, इस एग्जांपल की बात को लिखा हुआ है।
नेक्स्ट में हमारे पास आता है कॉमन रिफाइनमेंट। कॉमन रिफाइनमेंट में ये होता है कि आप दो पार्टीशन लेते हो P1 P2। अगर आप इन दो पार्टीशन का यूनियन करो, और यूनियन अगर करने से एक नई पार्टीशन बनती है, वो जो न्यू पार्टीशन होती है, वो न्यू पार्टीशन जो होती है वो P1, उसमें P1 भी पी स्टेरिक का सबसेट होता है, और P2 भी सबसेट होता है पी स्टेरिक का। तो हम कहते हैं कि जो न्यू पी स्टेरिक बनी है वो हमारे पास कॉमन रिफाइनमेंट है। किसकी रिफाइनमेंट है? P1 एंड P2 की रिफाइनमेंट है। ये बिल्कुल सिंपल सी छोटी सी बात थी, इसमें आई थिंक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट जो है वो मैंने थ्योरम की स्टेटमेंट को लिखा हुआ है, उसको आपने जो है वो गौर से समझना है, क्योंकि मेन काम जो है वो आपका स्टेटमेंट का ही है। आपने स्टेटमेंट ही मेन चीज प्रिपेयर करनी है और क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, पहला नोट देखिए। ये जो नोट है ये राइमान इंटेग्रल के, और जो है वो राइमान स्टेलजीज, दोनों के ये प्रॉब्लम्स हैं। मिक्स दिया हुआ है तो आप देख लीजिएगा कि किस किस का है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा है, उसने कहा है कि अगर पी स्टेरिक रिफाइनमेंट है पी की, यानी पी सबसेट है पी स्टेरिक का, सिंपल वर्डिंग में लिख दें कि पी जो है वो क्या है? सबसेट है। और किसका सबसेट है? पी स्टेरिक का सबसेट है। ठीक है, ये इसका सबसेट है। तो आपको पता है कि पी सबसेट है पी स्टेरिक का, तो यानी पी जो है वो छोटा है पी स्टेरिक से, तो इसलिए आप कहोगे कि लोअर अगर आप इसका लो तो वो इसका सबसेट होगा। ठीक है, ये मैं आपको याद रखने का तरीका बता रही हूँ, इसका प्रूफ बहुत लेंथी है, बट आपने स्टेटमेंट याद रखनी है, तो मैं स्टेटमेंट का तरीका बता रही हूँ, आपने याद कैसे रखना। तो आप इस तरीके से समझो कि पी सबसेट है पी स्टेरिक का, तो पी लोअर है, तो इसलिए मैंने लिख दिया एल, यानी लोअर राइमान इंटेग्रल जो है वो सबसेट है एल ऑफ पी स्टेरिक का। अगर अपर की बात करोगे तो आपको पता है ये बड़ा है, ये अपर है, ये मैक्सिमम है, तब इस पर आप यू लिखोगे और कहोगे कि यू जो है ये इसका सबसेट। तो देखिए सिमिलरली उसी तरीके से ये बात लिखी हुई है, ये मैंने आपको असल में शॉर्ट ट्रिक बताइए कैसे आपने याद रखना। नेक्स्ट में है कि अगर अल्फा आपके पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हमेशा जो लोअर वाला राइमान स्टेलजियन फंक्शन होता है वो सबसेट होता है अपर वाले का। सारी बात है, लोअर वाला छोटा है अपर वाला बड़ा होगा, तो सिमिलरली सबसेट की कंडीशन या लेस वाली कंडीशन भी सेम वैसे ही आ जाएगी। नेक्स्ट है काशी क्राइटेरिया फॉर इंटीग्रेबिलिटी। अब एक चीज याद रखिएगा, इसका भी प्रूफ बहुत बड़ा है, बट ना मोस्टली थ्योरम्स को ना इसी स्टेटमेंट के जरिए प्रूव किया जाता है। इसी स्टेटमेंट से हम बताते हैं कि फंक्शन जो है वो हमारा राइमान स्टेलजीज इंटीग्रल है। तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है इसको प्रिपेयर करना, क्योंकि हर थ्योरम में इसको यूज किया जाता है, तो इसका मतलब इसकी कोई वैल्यू है। सो इसको अच्छे से देखिएगा, इसका नाम है काशी क्राइटेरिया फॉर इंटीग्रेबिलिटी। अगर एफ आपके पास राइमान स्टेलजीज है, आर ऑफ एल्फा का मतलब है राइमान स्टेलजीज है, और अगर सिंपल आर लिखा होगा तो इसका मतलब राइमान इंटेग्रल है। अगर अल्फा भी होगा तब इसका मतलब है राइमान स्टेलजीज है। अगर फंक्शन राइमान स्टेलजीज है तब होगा जब अपर माइनस लोअर लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ये चीज याद रखिएगा, पहले अपर आएगा फिर लोअर आएगा, लोअर अपर मत कीजिएगा, थ्योरम गलत हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट याद रखिए। नेक्स्ट है एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन डिफाइन ऑन एबीज राइमान स्टेलजीज, यानी हर जो कंटीन्यूअस फंक्शन होता है वो हमेशा राइमान स्टेलजीज होते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि हर कंटीन्यूअस फंक्शन राइमान स्टेलजीज होता है। एक चीज याद रखिएगा, आपको पता है कि हर जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो हमारे पास क्या होता है? कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, और हर जो कंटीन्यूअस फंक्शन होता है वो राइमान इंटेग्रल होता है। हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटीन्यूअस होता है, और हर कंटीन्यूअस फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? राइमान इंटेग्रल होता है। लेकिन हर राइमान इंटेग्रल कंटीन्यूअस नहीं होता। सिमिलरली हर कंटीन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये आपने रिलेशनशिप याद रखना है सबके दरमियान। नेक्स्ट है कि अगर फंक्शन आपके पास राइमान स्टेलजीज है, तो अगर आप सी इस तरीके, सॉरी, राइमान इंटेग्रल लिखा हुआ है, अगर फंक्शन सिंपल राइमान स्टेलजीज इंटेग्रल है, तब क्या करोगे? सी स्टार्टिंग में आ जाएगा कांस्टेंट, बाकी वैल्यू सेम आ जाएगी। और राइमान स्टेलजीज का जो इंटेग्रल होता है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है। इट मीन इसका जो आंसर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। सिमिलरली अगर एफ वन फंक्शन लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ टू है, तो जिसका इंटेग्रल होता है वो भी हमेशा लेस होगा। सिमिलरली अगर आप एक फंक्शन बाउंडेड ले लेते हो, यानी एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू एम अगर आप कंसीडर करते हो, और अगर आप इसके ऊपर इंटेग्रल अप्लाई करो, तो इंटेग्रल जो है राइमान का वो क्या होता है? वो लेस देन इक्वल्स टू एम अल्फा बीटा माइनस अल्फा, एक सिंपल इंटेग्रल अप्लाई हो जाता है। सिमिलरली अगर आप सी डेरिवेटिव के बाद लिखते हो तब भी वो स्टार्टिंग में आ जाता है। ये चीज याद रखिएगा, पहले वाले में सी यहाँ था, इसमें बाहर है, इसमें सॉरी अंदर है उसमें बाहर था, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। नेक्स्ट में ये है कि अगर आपके पास एफ जो है वो राइमान स्टेलजिस इंटेग्रल है, तो अगर हम कंपोजिशन करते हैं, यानी कि दो अगर आप मल्टीप्लाई करो राइमान इंटेग्रेबल फंक्शंस को, तो वो राइमान इंटेग्रेबल से बिलोंग करता है। सिमिलरली
अगर आपके पास एफ मोड राइमान से बिलोंग करता है तो होल का मोड लेस देन इक्वल्स टू अंदर वाले का मोड आ जाता है। कॉम्प्लेक्स में भी ये एक फर्स्ट चैप्टर में ही एक स्टेटमेंट है, उसमें भी ये था कि अगर इंटीग्रेशन आप लेते हो, होल फंक्शन का मोड लो तो वो लेस देन इक्वल्स टू अंदर वाले फंक्शन के मोड के बराबर होता है। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि अगर फंक्शन आपके पास राइमान इंटेग्रेबल है तो वो हमेशा बाउंडेड होगा, और अगर कोई स्टेप फंक्शन है तो वो भी हमेशा राइमान इंटेग्रेबल होता है, और इस तरीके से अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो राइमान इंटेग्रेबल है। सिमिलरली पीछे वाली स्टेटमेंट का ही उसने मॉडिफाइड करके उसे लिखा हुआ है।